हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था अकाउंटिंग इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। तो ये तीनों पॉइंट लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और अब आगे हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो, अगर एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट अगर अपन लें, ठीक है, ये फर्म का बैलेंस शीट है जिसमें इधर फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ठीक है, इधर पार्टनर्स का कैपिटल है ABC और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ठीक है। फिक्स एसेट्स में भी अगर मैं बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, और करंट एसेट्स में भी बहुत सारी करंट एसेट्स है जिसमें स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये सब हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो 200 रुपीज़ का है, प्लांट एंड मशीनरी 300 का, और करंट एसेट्स 500 का है। इसके अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 1000। 200 की एक्सटर्नल लायबिलिटीज है और 800 की पार्टनर्स की कैपिटल है। इस 800 में अगर अपन बात करें तो 300, 400 और 100, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं 200, 300 और 300, ये कैपिटल है, ठीक है। और नॉर्मली डिसोल्यूशन जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो इस एजम्पशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले सारी एसेट्स सोल्ड आउट होती है, उनसे अमाउंट कलेक्ट होता है, फिर उसमें से हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करके फिर बचा हुआ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं। मतलब जो ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन है उसमें क्या माना जाता है कि पहले सारी एसेट्स रियलाइज होती है। जैसे मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग से क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग से मान लेते हैं 180 रियलाइज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी से मान लो 260 रियलाइज हुआ, और करंट एसेट से अपने को कितना रियलाइज हुआ, चलो लैंड एंड बिल्डिंग 200 से 180 रियलाइज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी 300 से मान लेते हैं 220 रियलाइज हुआ, और इससे अपने को क्या हुआ 400 या चलो 500 एज इट इज रियलाइज हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल रियलाइजेशन कितना हुआ, 100 प्लस 200, 300, 400 और 500, 900 रियलाइज हुआ है। तो इसका मतलब अगर 1000 रुपीज़ की एसेट से 900 रियलाइज हो रहा है, इसका मतलब आपका रियलाइजेशन लॉस जो है वो कितना है, 100 है। अब क्या होता है, नॉर्मली जब अकाउंटिंग करते हैं ना तो इस एजम्पशन के साथ अकाउंटिंग की जाती है कि पहले सारी एसेट सोल्ड आउट होती है, फिर उससे सारा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, फिर हम लोग 1 बाय 1 एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। अब यहां पे बात की जाए तो इस 900 में से क्या होगा, आप अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे कितना, 200। तो कैश अवेलेबल फॉर पार्टनर, कैश अवेलेबल फॉर पार्टनर जो रिमेनिंग बचा वो कितना है, कैश अवेलेबल फॉर पार्टनर जो रिमेनिंग बचा वो कितना है, 700 है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे किस पार्टनर को कितना पेमेंट होगा, तो यहां पे वी हैव 3 पार्टनर ABC, और 100 का क्या है, लॉस है, और मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। तो ये 100 रुपीज़ का जो रियलाइजेशन लॉस है, क्यों, क्योंकि 1000 रुपीज़ की एसेट से 900 का अमाउंट रियलाइज हुआ, इसलिए अपने को 100 का लॉस है, और इस लॉस को 2:2:1 में डिवाइड करें तो 40, 40 और 20 का लॉस होता है। तो इनकी कैपिटल में से 40, 40 और 20 का लॉस डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और ये क्या था तुम्हारे लिए, रियलाइजेशन लॉस, और ये थी पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है पता है, इसके अकॉर्डिंग ए को पेमेंट हो रहा है 160 का, बी को पेमेंट हो रहा है 260 का, और सी को पेमेंट हो रहा है कितना,
280 का पेमेंट हो रहा है फाइनली। तो अगर यहां पे अगर अपन बात करें तो टोटल अवेलेबल अमाउंट कितना है देखो रे, 600 800 में से ये 100 माइनस हुआ तो कुछ गड़बड़ है। 200 में से 40 का लॉस, 40 40 20, ओके। टोटल देखा जाए तो कितना है देखो, 100 और 200 300 500 6 2700, ये 700 का पार्टनर्स को क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो ये जो है ना, ये जो मैंने अटेम्प्ट किया ये ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आएगी तो ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन में जैसा मैं आपको बोल रहा हूं क्या माना जाता है कि पहले सारी एसेट रियलाइज होती है, फिर उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, तो हमको पता चल जाता है कि कितना हमको रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन लॉस हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी वजह से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल में से क्या करते हैं, रियलाइजेशन लॉस मैंने एडजस्ट करके बाकी इनको क्या किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है पता है, जैसे जैसे एसेट रियलाइज, देखो तुम खुद सोच के देखो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले सारी एसेट सोल्ड होगी फिर हम लोग अपने पेमेंट चालू करेंगे। होता क्या है, जैसे जैसे एसेट रियलाइज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, पेमेंट होता जाता है। जैसे जैसे एसेट रियलाइज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, पेमेंट होता जाता है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग से हमको रियलाइज कितना हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने से रियलाइज हुआ 180, और इस 180 को हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 180 का। तो हमारे क्रेडिटर्स जो थे ना 180 के वो पेमेंट हो गए और 20 के बच गए। हाँ, मतलब अगर आप नॉर्मली सोचें तो भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे 1 बाय 1 एसेट रियलाइज होती जाती है और लीगल ऑर्डर में पेमेंट होता जाता है। तो मेरी बात को ढंग से समझो, 180 सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ 180 पे, तो हमने क्या किया, 180 को एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट में यूज कर लिया और इसको 180 का पेमेंट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुआ जिससे 220 रिसीव हुआ, प्लांट एंड मशीनरी से 220 रिसीव हुआ। तो अब जिसको समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ कि 220 में से 20 रुपीज हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो पहले 180 पेमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, 20 पेमेंट हुआ, तो क्रेडिटर्स पेमेंट हो गए। चलिए सर, अब कितना बैलेंस बच गया, 200 का फर्म के पास बैलेंस बच गया, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। अब ये जो 200 रुपीज का कैश बैलेंस बचा हुआ है वो किसके लिए बचा हुआ है, पार्टनर्स के लिए बचा हुआ है। समझ में आया क्या बोला। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट किया था, बेटा कितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, 200, उसमें से 180 का पेमेंट किस में से हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग में से, फिर 20 रुपीज का पेमेंट क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में से हुआ। अब क्या हुआ कि फर्म के पास 200 अवेलेबल है, किसके लिए, फॉर पार्टनर्स। फर्म के पास 200 रुपीज अवेलेबल है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। और हमको क्या डिसाइड करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि ये 200 हम किसको दें। हमको ये डिसाइड करना है कि ये 200 हम कैसे पेमेंट करें। मतलब नॉर्मली क्या होता है पता है, पहले रियलाइजेशन लॉस एडजस्ट करते हैं फिर पेमेंट आता है। अब यहां पे मुझे क्या करना है पता है, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस तो मुझे अभी पूरा पता ही नहीं क्योंकि कुछ एसेट्स अभी भी सेल होना क्या है, बाकी है। तो अपने को क्या करना है पता है, पेमेंट करवाना है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनका रियलाइजेशन लॉस जो था वो 40 40 20 था, मतलब 100 रुपीज का जो लॉस था वो क्या था, 40 40 20 था। अब अपने को क्या करना है, जो 220 में से 20 रुपीज के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद 200 बचा, इसको अपने को पार्टनर्स को क्या करना है, पेमेंट करवाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताएं, पेमेंट ऐसे करवाना है कि जो अनपेड बचे ना, पेमेंट ऐसे करवाना है कि जो बाद में अनपेड बचे वो किस में बचना चाहिए, पीआरएस में बचना चाहिए। तो अपने को कैपिटल में से पेमेंट ऐसे करना है कि लास्ट में जो उनकी कैपिटल अनपेड बचे ना वो पीएसआर में बचे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टनर्स को
कैश ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि उनको जो पेमेंट हो वो पेमेंट होने के बाद उनकी जो अनपेड कैपिटल बचे जो कि रियलाइजेशन लॉस के बराबर है। देखो जितना रियलाइजेशन लॉस होगा उतनी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, अनपेड होगी। तो हम पेमेंट ऐसे करवाना चाहते हैं कि पेमेंट करवाने के बाद जो उनकी कैपिटल अनपेड बचे वो किस में बचनी चाहिए, पीआरएस में बचनी चाहिए। समझ में आया? तो वो तभी हो पाएगा जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, पीएसआर में हो। जब पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, आप पेमेंट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। जब पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो और पेमेंट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, तो लास्ट में जो अनपेड कैपिटल बचेगी जो कि रियलाइजेशन लॉस के बराबर होती है वो भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बचेगा। तो अपने को यहां पे क्या करना है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, देखो जिसने पहले पढ़ा हुआ होगा उसको रिकॉल होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना है, मैंने क्या बोला, हमको पेमेंट ऐसे करवाना है कि लास्ट में जो अनपेड कैपिटल बचे जो कि रियलाइजेशन लॉस के बराबर होती है वो किस में होनी चाहिए, पीएसआर में होनी चाहिए। तो मैं आपको क्या हिंट दे रहा हूं कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में है और अगर आपने पेमेंट पीएसआर में किया तो लास्ट में जाके अनपेड या एक्सेस पेड जो भी बचेगा जो कि रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी किस में बचेगा, पीएसआर में बचेगा। तो आपको पेमेंट ऐसे करवाना है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, पीएसआर में हो जाए। अब पार्टनर्स की कैपिटल को पीएसआर में करने के लिए क्या होता है, किसी एक पार्टनर की कैपिटल को हम लोग बेस ले सकते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल को पीएसआर में करने के लिए किसी एक पार्टनर की कैपिटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस ले सकते हैं। ठीक है, ढंग से समझना, अगर जिसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा है, जिसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा है उसको अगर आपने बेस लिया तो बाकी सबकी कैपिटल आपको मंगवानी पड़ेगी। जिसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा है अगर आपने उसको बेस लिया तो बाकी पार्टनर्स से भी हमको पैसा मंगवाना पड़ेगा। तो हम पैसा मंगवाना नहीं चाहते, हम पार्टनर्स को पेमेंट करना चाहते हैं। तो लॉजिक ये बोलता है कि उस पार्टनर की कैपिटल को बेस लो जिसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल सबसे कम है। तो जिसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल सबसे कम है उसको बेस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करो, पीएसआर में कन्वर्ट कर लो। फिर जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको पहले क्या करो, पेमेंट करो। दिस मैथड इज नोन एज सरप्लस कैपिटल मैथड। समझ में आया? तो जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो इस मैथड में कौन सा मैथड, सरप्लस कैपिटल मैथड। थोड़ा नेम को फील करोगे तो भी पता चल जाएगा। सरप्लस कैपिटल मैथड क्या बोलता है कि पहले उसको पेमेंट करो जिसकी कैपिटल एक्सेस है, ताकि एक्सेस कैपिटल का पेमेंट होने पे बाकी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्या हो, पीएसआर में आ जाए। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल अगर देखी जाए तो 200, 300 और 300 है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है, 2:2:1 है। तो अगर मैं देखूं यहां तो कैपिटल पर शेयर कितनी है, तो कैपिटल पर शेयर ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड कैलकुलेशन हो गया। तो 1/2 करके देखो, इसकी कैपिटल 200 है 2 शेयर के लिए, तो पर शेयर इसकी कैपिटल कितनी है, 100 है। इसकी कैपिटल देखो 300 है 2 शेयर के लिए, इसकी 150 है और इसकी 300 कैपिटल है 1 शेयर के लिए 300 है। तो इससे पता चलता है कि एक ही कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सबसे कम है। तो इसको बेस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करो, पीएसआर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल ऑन एस बेसिस। तो ए के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो एक ही कैपिटल 100 है, एक ही कैपिटल 100 है 1 शेयर के लिए, तो 2 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए, 200। ठीक है, तो ए के बेसिस पे बाकी सबकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है तो 100 इंटू पीएसआर करना है। तो 100 इंटू 2 के हिसाब से 200 और 100 इंटू 1 के हिसाब से ये 100 है। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि सरप्लस कैपिटल किसकी है, किसकी कैपिटल यहां पे सरप्लस है। तो सरप्लस कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप 1 में से 4 माइनस कर लो। तो देखो एक ही कैपिटल 200 है और प्रोपोर्शनेटली होनी भी कितनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। तो इसकी सरप्लस कैपिटल निल। बी की कैपिटल 300 है और ए के प्रपोर्शन में कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, मतलब बी की कैपिटल 100 ज्यादा है।
तो जब तुम बी की कैपिटल का 100 रुपीज का पेमेंट कर दोगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, पीएसआर में आ जाएगी। और सी की कैपिटल देखो 300 है और ए के प्रोपोर्शन में उसको कैपिटल कितनी चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए, मतलब इसकी सरप्लस कैपिटल कितनी है, 200 है। तो ये स्टेटमेंट तुमको क्या बोलता है कि ए से पहले बी और सी को 100 और 200 300 का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ए को पेमेंट करने से पहले आप बी और सी को क्या करो, 100 और 200 का पेमेंट करो। तो उससे क्या होगा, बी और सी की कैपिटल ए के प्रोपोर्शन में आ जाएगी। समझ में आया? उसके बाद तो यहां अभी तो ये डिसाइड हुआ कि ए से पहले किसको पेमेंट करना है, बी और सी को। ठीक है, अब बी और सी में से पहले किसको पेमेंट करना है, ये अपने को यहां पे डिसाइड करना है। तो अगेन वही प्रोसीजर ले लो। क्या लिखते हैं अपन, पता है, सरप्लस फॉर 1 शेयर। ओके, पहले आप यहां पे पीएसआर लिख दो इनका, इसको छोड़ दो 2:1। फिर आप क्या लिखते हो, जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल होना चाहिए। फिर यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं पता है, जैसे ऊपर लिख रहे थे ना कैपिटल फॉर 1 शेयर, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सरप्लस फॉर 1 शेयर। तो आपको यहां पे कितना हो जाएगा, 50, और यहां पे 200 हो जाएगा। और उसको बेस ले लो जिसका सरप्लस सबसे कम है। अब यहां पे क्या लिखेंगे अपन, सरप्लस ऑन बीस बेसिस। तो बी के बेसिस पे सरप्लस, तो 50 को पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 और 50। और फाइनली बी और सी में से किसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है वो अगर आपको देखना है, तो आप 5 में से क्या करो, ये 9 हो गया, 5 में से 8 माइनस कर दो। तो 100 माइनस 100 करोगे तो निल हो गया, और 200 माइनस 50 करोगे तो 150 हो गया। तो दिस इज नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड। और सरप्लस कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल में पहले उसको पेमेंट करो जिसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है, ज्यादा है। तो इससे एक शेड्यूल बन गया कि फर्स्ट 150 टू सी, पहला 150 किसको पेमेंट करना है, सी को। अब यहां पे देखो समझने वाली बात यह है, ये क्या बोल रहा था पता है, यहां पे ये क्या बोल रहा था पता है, ए से पहले बी और सी को 300 का पेमेंट करना है। ए से पहले बी और सी को 300 का पेमेंट करना है, उसमें से 150 आप किसको दे रहे हो, सी को दे रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब नेक्स्ट 150 कहां से आया, 300 में से 150 अपने पेमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट 150 जो आपको पेमेंट करना है वो किसको करना है, टू बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। होता क्या है देखो, लॉजिकली जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे ही आप सी को 150 का पेमेंट करोगे ना, जैसे ही आप सी को 150 का पेमेंट करोगे, सुन रहे हो, तो 300 में से 150 का पेमेंट होते ही इसकी कैपिटल 150 आ जाएगी। और अब पता है क्या हो रहा है, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल पीएसआर में आ गई 2:1। तो जैसे ही आपने 150 का पेमेंट किसको किया, जैसे ही आपने 150 का पेमेंट सी को किया ना, तो उसकी एक्सेस कैपिटल बी के कंपैरिजन में पेड हो गई। देखो जिसको समझ में आता है, 300 में से बेटा जैसे ही, कितना लॉजिकल है, 300 में से जैसे ही 150 का पेमेंट करोगे तो उसकी आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी रह गई, 150। और बी की कैपिटल कितनी है, 300 और 150, ये 2:1 के रेशियो में आ गई। तो अब जो भी पेमेंट होगा वो बी और सी में किस रेशियो में होगा, 2:1 में होगा। तो देखो यहां से पता चलता है कि सी को क्या करना है, 150 का पेमेंट करना है। ये स्टेप क्या बोल रही थी, ये स्टेप क्या बोल रही थी यहां पे, कि ए से पहले बी और सी को 300 का पेमेंट करना है, जिसमें से अपन 150 ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो अब जो 150 बचेगा वो बी और सी में पेमेंट होगा किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो क्या होगा, 2:1 के रेशियो में जब पेमेंट करोगे तो पता है 150 को 2:1 में, तो इसका 100 पेमेंट हो जाएगा, और इसमें से क्या होगा पता है, 50 और पेमेंट हो जाएगा। तो जो समझदार है वो देखो, ए की कैपिटल 200 है, 300 में से 100 पेमेंट होती, बी की कैपिटल भी 200 आ गई, और सी की कैपिटल 300 में से 150 और 50
200 पेमेंट करते ही सी की कैपिटल कितनी होगी, 100 हो गई। तो अब ए की कैपिटल 200 है, बी की कैपिटल 200 है और सी की कैपिटल क्या है, 100 है, जो कि एग्जैक्टली 2:2:1 के रेशियो में आ गई। और अब क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट जो भी अमाउंट आएगा, नेक्स्ट बिटवीन क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो इससे पहले जो ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे ना, तो ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन इस लॉजिक पर बेस्ड है कि पहले सारी एसेट सोल्ड आउट होती है, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट होता है। तो जब सारी एसेट सेल हो जाती है, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि कितना रियलाइजेशन प्रॉफिट है या लॉस है। वो रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होता है, या रियलाइजेशन लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है, तो बचा हुआ पेमेंट हो जाता है। अब यहां पे मुद्दा क्या है पता है, उल्टा केस है, रिवर्स केस है। पहले पेमेंट करवाना है और पेमेंट ऐसे करवाना है कि बाद में जो अनपेड या एक्सेस पेड बचे वो किस में बचे, पीएसआर में बचे। तो सीधा फंडा यही है कि आप क्या चाहते हो, आपका एंड टारगेट क्या है कि लास्ट में जो अनपेड या एक्सेस पेड कैपिटल बचे वो पीएसआर में बचे, क्योंकि वो रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस है। तो उसके लिए पेमेंट भी पीएसआर में होना चाहिए, समझ में आया। और वो तभी हो पाएगा जब आपकी कैपिटल भी क्या हो, पीएसआर में हो। तो आपको कैपिटल को पीएसआर में लाना पड़ेगा। तो कैपिटल को पीएसआर में कन्वर्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो कैश मंगवा के करो या पेमेंट करके करो। तो कैश मंगवाना तो है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए पेमेंट करके कैपिटल को पहले पीएसआर में लाते हैं। पेमेंट करके पहले कैपिटल को पीएसआर में लाते हैं, और जब पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद में जो भी पैसा आता है, जो भी कैश आता है, वो पार्टनर्स में क्या होता है, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। तो लास्ट में जो भी एक्सेस पेड या अनपेड बचता है, जो कि रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस के बराबर है, वो भी क्या होता है, पीएसआर में बचता है। तो दिस मेथड इज नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड। थोड़ा सा नेम पे फील करोगे ना, तो सरप्लस कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि पहले उस पार्टनर की कैपिटल को पेमेंट करो जिसकी कैपिटल क्या है, सरप्लस है। तो इस मेथड में दो स्टेटमेंट बनते हैं। पहला सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, इस तरह से, और फिर उसके बाद में बनता है कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। समझ में आया। अब जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको बोला जाता है, अगर आपको बोलते हैं कि जैसे ए बी सी की कैपिटल जो है वो 200, 300 और 400 है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:2:1 है, ठीक है, और रियलाइजेशन ओके। अब यहां पे क्या है देखो, ए बी सी की कैपिटल है 200, 300 और 400, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 1:2:1 है, ठीक है। तो अपने को पहले यह पता लगाना है कि किसकी कैपिटल ज्यादा है, सरप्लस है, ताकि उसको पहले क्या हो, पेमेंट हो जाए। तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, आपको यहां पे सबसे पहले लेना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल में यहां पे क्या होता है, यहां पे 3 पार्टनर लिख दिया, बहुत इजी है। आपको यह देखना है कि किसकी कैपिटल ज्यादा है, तो बेस उसको लेना पड़ेगा जिसकी कैपिटल सबसे कम है। तो आप सबसे पहले यहां पे लिख दो कैपिटल। तो इसकी कैपिटल 200 है, इसकी 300 है और इसकी 400 है। उसके बाद आप पीएसआर लिखो 1:2:1, फिर आप निकालो कैपिटल फॉर 1 शेयर। अब कैपिटल फॉर 1 शेयर निकालने के लिए स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2 कर दो। तो इसका 200 आ रहा है, इसका 150 आ रहा है, इसका 400 आ रहा है। तो यहां पता चल रहा है कि बी की कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सबसे कम है। अब आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ऑन बीस बेसिस। तो बी के बेसिस पे क्या करना है, 150 इंटू आपको क्या करना है, पीएसआर। तो 150 इंटू 1 मतलब 150, 300 और 150। और नाउ यू कैन कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल, और उसके लिए 1 - 4 करना है। तो 200 की कैपिटल है, बी के प्रोपोर्शनेट में 150 होना चाहिए, मतलब ए की कैपिटल बी के प्रोपोर्शन में 50 ज्यादा है।
बी में 300 माइनस 300 करोगे नील आएगा, 400 माइनस 150 करोगे तो 250 आएगा। तो इस स्टेप से साफ पता चलता है कि बी से पहले ए और सी को क्या करना है, 50 और 250 का पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि बी के कंपैरिजन में ए की कैपिटल 50 ज्यादा है और सी की कैपिटल 250 ज्यादा है। तो जैसे ही तुम बी ए को 50 और सी को 250 पेमेंट करोगे तो ए, बी और सी की कैपिटल क्या होगी, पीएसआर में आ जाएगी। तो इस स्टेप से यह पता चलता है कि पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, पहले आपको ए और सी को पेमेंट करना है बी से। ठीक है, अब ये देखना है कि ए और सी में से किसको पहले पेमेंट करना है, तो वापस वही स्टेप आपको क्या करना है इस केस में, पीएसआर। तो इनका जो पीएसआर है वो 1:1 है। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, सरप्लस फॉर 1 शेयर। तो आपको 5/6 करना है, तो 50, ये निल हो गया, ये 250 हो गया। अब यहां पे देखें तो सबसे कम किसका है, ए का है। ठीक है, ओके। अब सरप्लस ऑन एज बेसिस, तो आपको 50 को पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 150 और 50 इंटू 1 यहां पे भी क्या होगा, 50 होगा। और लास्ट फाइनली यहां पे पता चल रहा है सरप्लस। तो यहां पे फाइनली जो सरप्लस आ रहा है निल, ये भी निल और ये 200। तो इससे पता चल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सी को 200 का पेमेंट करना है। और जो समझदार है ऐसा करने से क्या होगा पता है, सी की कैपिटल ए के प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो इसको देख के पेमेंट शेड्यूल क्या निकलता है, इसको देख के पेमेंट शेड्यूल ये निकलता है कि फर्स्ट 200 टू सी। सबसे पहले फर्स्ट 200 का पेमेंट किसको होगा, सी को होगा। अब इस स्टेप पे आ जाओ, ये क्या बोल रहा था पता है, बी से पहले ए और सी को 300 का पेमेंट करना था और 300 में से आप 200 ऑलरेडी किसको दे चुके हो, सी को दे रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट 100 कहां से आया, नेक्स्ट 100 ये मिला के 300 था, 300 में से 200 आप ऑलरेडी सी को दे चुके हो। तो नेक्स्ट 100 टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो पहले पेमेंट से क्या होगा पता है, सी की कैपिटल ए के प्रोपोर्शन में आएगी। और इस पेमेंट से क्या होगा पता है, ए और सी की कैपिटल बी के प्रोपोर्शन में आ जाएगी। और मैं फिर कह सकता हूं कि नेक्स्ट बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो ऐसा करने से क्या होगा, पेमेंट पीएसआर में हो जाएगा और कैपिटल पीएसआर में, पेमेंट पीएसआर में हो रहा है। तो लास्ट में जो भी बचेगा वो भी क्या होगा, पीएसआर में बचेगा, जो कि रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस के बराबर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल में दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज वेट, हेलो। तो फर्स्ट मेथड जो है ना वो कौन सा है, सरप्लस कैपिटल मेथड है। थोड़ा सा नेम को फील करोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो सरप्लस कैपिटल मेथड में जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है डेफिनेटली उनको इससे हेल्प मिलेगी। तो सरप्लस कैपिटल मेथड में अगर अपन बात करें तो आपको एक तो क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। जो यूं देखा जाए तो 3 पार्टनर्स के केस में 9 स्टेप्स में बनता है। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड पीएसआर, थर्ड कैपिटल फॉर 1 शेयर, वहां से पता चलता है कि मिनिमम कैपिटल किसकी है उसको बेस लेके, चौथा कैपिटल प्रोपोर्शनेट ले लेते हैं, पांचवें में सरप्लस आता है, छठे में वापस सरप्लस पर शेयर निकालते हैं, फिर सेवेंथ में हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस देख लेते हैं किसका कम है, एट्थ में हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो टोटल मिला के ऐसा करके अपन लोग 9 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहली देखो, पहला क्या हुआ कैपिटल, फिर पीएसआर, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करते हैं तो कैपिटल पर शेयर आ जाता है। चौथी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जिसकी कैपिटल सबसे कम है
उसको बेस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं, पीएसआर में कन्वर्ट करते हैं, पांचवें में सरप्लस निकाल देते हैं, फिर छठे में वापस पीएसआर लिखते हैं, सेवेंथ में हम लोग सरप्लस पर शेयर निकालते हैं, फिर जिसका सरप्लस सबसे कम है उसको बेस लेके सबका सरप्लस कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में क्या निकलता है, फाइनल सरप्लस निकलता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि पार्टनर्स में सबसे पहले पेमेंट किसको होगा। फिर इसमें बनता है कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। सेकंड बनता है कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। अब कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली, अगर अपन बात करें कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, चलो इधर ही बनाते हैं। तो अगर अपन सेकेंड स्टेटमेंट बनाएं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो बच्चों यहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो बन जाता है अपना पर्टिकुलर्स, ये आ गया अपना कैश बैलेंस, ठीक है। कैश बैलेंस के बाद में आपकी जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो जितनी भी तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है, ऐसा। फिर आ जाता है पार्टनर्स लोन, फिर उसके बाद में पार्टनर की कैपिटल ऐसे आ जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है तो ऐसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस आ जाता है। तो कैश का क्या बैलेंस है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, पार्टनर्स लोन, ए बी सी, ठीक है। फिर हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं। तो जैसे कैश रियलाइज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लीगल ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात की जाए, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट होता है किसका पता है, लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट, कोई पार्टनर्स रेम्युनरेशन है तो जैसे पार्टनर्स रेम्युनरेशन का पेमेंट होता है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या पार्टनर्स रेम्युनरेशन के पहले पेमेंट होते हैं। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर पेमेंट होता है पार्टनर्स लोन, और फिर उसके बाद पेमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ है इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस है तो पहले एक्सपेंस डिडक्ट होता है, पार्टनर्स का कोई रेम्युनरेशन है तो वो रेम्युनरेशन डिडक्ट होता है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, जैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हैं। अब मान लो क्रेडिटर्स का अमाउंट 3000 है और बिल्स पेएबल 2000 है, इसका मतलब फर्स्ट 5000 जो है ना वो इन दोनों में क्या होगा, 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद पार्टनर्स का लोन का पेमेंट होगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल का एज पर सरप्लस कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन जो आपको रिकॉल कराएगा जो भी अपन ने बात की थी, समझ में आया। अब 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए, जैसे मान लो आपने सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने बोला, क्या बोला कि सर ये स्टेटमेंट अपन ने बनाया कि फर्स्ट 200 सी को पेमेंट होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 100 जो है ना वो ए और सी को पेमेंट होना चाहिए। पर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं कि क्या हुआ, सी ने बीच में ही मशीनरी ले ली। अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं होता है, बीच में क्या किया सी ने 100, 200, 300 रुपए का क्या किया, मशीनरी बीच में ले लिया। तो फिर उस केस में मशीनरी अगर सी ने ले लिया जो कि पेमेंट शेड्यूल के अगेंस्ट में है, तो मशीनरी सी के टेक ओवर करने के बाद या किसी भी पार्टनर के जो पेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं हुआ तो फिर वापस बैलेंस निकाल के तुमको क्या होता है, सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो ऐसे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आए हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो वो आप क्वेश्चन जरूर से देखना, ठीक है। उसके बाद में एक सेकेंड मैथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। देखो हालांकि ये मेथड हम लोग तभी फॉलो करते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफाइड करे कि आपको मैक्सिमम लॉस मेथड लेना है, अदरवाइज नहीं लेते। मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है, देखो नेम को फील करोगे तो बेटर है। मैक्सिमम लॉस मेथड बोलता है कि हर मैक्सिमम लॉस मेथड इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि ईच एंड एवरी रियलाइजेशन इज लास्ट रियलाइजेशन।
मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि ईच एंड एवरी रियलाइजेशन इज लास्ट रियलाइजेशन, क्योंकि नेक्स्ट रियलाइजेशन का हमको पता नहीं होता है, तो हर रियलाइजेशन लास्ट रियलाइजेशन है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 लाख की एसेट से फर्स्ट रियलाइजेशन 20,000 का हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि अगर अब कोई और रियलाइजेशन नहीं हुआ तो लॉस कितना हो सकता है, 80,000 हो सकता है। तो आप पार्टनर्स में उस लॉस को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जैसे ही आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स में क्या होगा, पेमेंट होता है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड जो है ना, मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि ईच एंड एवरी रियलाइजेशन इज लास्ट रियलाइजेशन। ठीक है, देखो इसको समझाता हूं मैं। अब जिसने पहले पढ़ा हुआ है डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा। तो एक बैलेंस शीट अपन लेते हैं, जैसे इसमें सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है, 1000 कैपिटल में ए बी सी की कैपिटल है, ए बी सी की कैपिटल है और लाइबिलिटीज है, ठीक है, 300 की लाइबिलिटीज है। ए की कैपिटल 200 है, इसकी 300 है, इसकी 200 है, और इनके बीच में PSR जो है वो 2:2:1 है। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ 200 का। हमारी सन्ड्री एसेट्स 1000 है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसमें से पहला रियलाइजेशन 200 हुआ, नेक्स्ट रियलाइजेशन 300 हुआ, नेक्स्ट रियलाइजेशन जो हुआ कितना हुआ, 400 हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट रियलाइजेशन 200 ले लेते हैं और लास्ट रियलाइजेशन 100 ले लेते हैं। लास्ट रियलाइजेशन 200 ले लो। तो ऐसा फर्स्ट रियलाइजेशन 200 हुआ, फिर अगला 300 हुआ, फिर अगला 200 हुआ, फिर अगला 200 हुआ, थोड़ा थोड़ा एसेट्स हम लोगों ने क्या किया, सेल किया। तो ये मेथड बोलता है कि सबसे पहले आप देख लो अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स कितना है। तो जैसे फर्स्ट रियलाइजेशन की बात करें 200 और सेकंड रियलाइजेशन की बात करें 300, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के कितना है, या यूं कह लो कि फर्स्ट रियलाइजेशन जो है ना वो लाइबिलिटीज पेमेंट में काम आ जाएगा। तो 300 में से आपने 200 का पेमेंट कर दिया, 200 का पेमेंट करते ही क्या हुआ, 100 बच गया। अब 300 में से 100 आप क्या करो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, तो 200 किसके लिए बच गया, पार्टनर्स के लिए बच गया। और ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों रियलाइजेशन मिला के कितने, 500 है। इसमें से आप पहले अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स कितना है, 200 है। मतलब हमको पार्टनर्स को 200 का पेमेंट करना है। अब देखो सीधी सी बात है, इनकी टोटल कैपिटल देखो एक बार, टोटल कैपिटल कितनी है जिसको समझ में आ रहा है, 200, 300, 500 और 700, 700 की कैपिटल है। ठीक है, और अगर ये रियलाइजेशन लास्ट रियलाइजेशन है 200, तो 700 रुपए की कैपिटल है और अवेलेबल फॉर पार्टनरशिप 200 ही है। इसका मतलब अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 500। कितना सीधा फंडा है देखो, 700 में से कैपिटल 700 है, अवेलेबल कितनी है 200, कैश अवेलेबल कितना है 200 है, तो लॉस कितना हुआ 500। तो अगर मैं 700 में से 500 का लॉस डिडक्ट कर दूं तो 200 बच जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड में ये माना जाता है कि एवरी रियलाइजेशन इज लास्ट रियलाइजेशन, और मैक्सिमम लॉस मेथड में ऐसा एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो तुम्हारा पर्टिकुलर हो गया, यहां पे लिखते हैं मैक्सिमम लॉस, यहां पे मैक्सिमम लॉस लिख दिया, और यहां पे अपन ने लिख दिया पार्टनर्स का कैपिटल A B C, और एक टोटल का कॉलम बनाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसी को समझ में आने वाला है। तो आप यहां पे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख दो, ABC टोटल कैपिटल अगर इनकी देखें, कैपिटल कितनी है देखो, 200, 300 और 200। ठीक है, टोटल मिला के हो गया 700 का इनका कैपिटल हो गया। चलो इसको पर्टिकुलर ही ले सकते हो आप।
यहाँ बना लेते हैं टोटल कॉलम, चलो आगे बना लो। तो कैपिटल इनकी कितनी है 700। अब 700 की इनकी टोटल कैपिटल है, समझने की कोशिश करो, पार्टनर्स की कैपिटल मिला के 700 है। और अगर ये रियलाइजेशन लास्ट रियलाइजेशन, क्योंकि हमको नहीं पता कि नेक्स्ट कितना रियलाइजेशन होगा प्रैक्टिकली, तो अगर ये 200 का रियलाइजेशन लास्ट है, 700 की कैपिटल एंड अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स ओनली 200, इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 500। तो ये मेथड क्या बोलता है कि आप मैक्सिमम लॉस 700 माइनस 200 मतलब 500 को क्या करो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इनका पीएसआर मैंने लिख रखा है 2:2:1, तो 200 200 और 100। तो इससे पता चलता है कि इनको कितना पेमेंट होने वाला है, 200 का पेमेंट होगा। तो ए को पेमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल 200 है और उसके हिस्से का लॉस भी कितना है 200 है। बी के केस में अगर देखें तो 100 का पेमेंट होगा और सी के केस में भी क्या होगा 100 का पेमेंट होगा। तो नाउ इट इज सॉल्व कि फर्स्ट 200 जो फर्म के पास अवेलेबल है उसमें से आप बी को क्या करो 100 दो और सी को क्या करो 100 दो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मान लेते हैं कि ये लाइबिलिटीज 400 है और सन्ड्री एसेट्स 1100 है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जो मैंने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 रियलाइजेशन 500 है, उसमें से 400 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दोगे तो पार्टनर्स के लिए कितना बचा 100। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा देखो क्या हुआ, टोटल कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, टोटल कैपिटल कितनी है 200 प्लस 300 500 और 700। 700 की कैपिटल और अमाउंट अवेलेबल कितना है सिर्फ 100 है। तो 700 में से अगर 100 माइनस करें तो लॉस कितना आता है 600। अब इस 600 को क्या करना है अपने को, ये 600 को क्या करना है पार्टनर्स में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये रियलाइजेशन लॉस है। तो 2:2:1 में डिवाइड करोगे तो इसके हिस्से में 240 आएगा, इसके हिस्से में 240 आएगा और इसके हिस्से में 120 आएगा। हो गया ना, 200 200 400 500 और ठीक है। अब अगर अपन यहां पे बैलेंस कैलकुलेट करें, ठीक है ना, अभी यहां पे बैलेंस कैलकुलेट करें तो 100, 200 में से 240 माइनस करोगे तो -40 आएगा। इसमें क्या आ रहा है 60 पॉजिटिव आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 80 पॉजिटिव आ रहा है। अब जो समझदार है सोचो, ये क्या बोल रहा है पता है, बी को 60 का पेमेंट करना है और सी को 80 का पेमेंट करना है, और 60 और 80 मिला के 140 होता है, जबकि फर्म के पास 140 रुपीज तो है ही नहीं। जबकि यहां पे पता चल रहा है कि ए को 40 का क्या लॉस है, मतलब ए की कैपिटल में क्या डेफिशिएंसी है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है कि मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर किसी पार्टनर की कैपिटल में डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, उस डेफिशिएंसी को क्या होता है पता है, रिमेनिंग पार्टनर शेयर करते हैं उनकी कैपिटल के रेशो में। तो अपने को यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी ऑफ ए 40 ये पॉजिटिव हो जाएगा और 40 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:2 में। तो 40 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा बताओ, 40 डिवाइड बाय 5 8 24 और 16। और फाइनली आप कह सकते हो, ये तो डेफिशिएंसी ऑफ ए था, फाइनली वी कैन से कि 100 का पेमेंट हुआ तो ए को कुछ भी पेमेंट नहीं होगा। 60 में से 24 क्या करना है माइनस करना है, तो 60 में से 24 माइनस करोगे तो शायद 36, हाँ, और 80 में से 16 माइनस करना है तो 64। तो फर्स्ट 100 रुपीज में से इस मेथड के अकॉर्डिंग बी को 36 मिलेंगे और सी को 64 मिलेंगे। फिर आप वापस से यहां पे क्या करो, बैलेंस कैलकुलेट कर लो ताकि नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर पाए कि किसको कितना पेमेंट मिलेगा। तो बैलेंस क्या बच रहा है देखो, 700 में से 100 का पेमेंट हो गया तो अब कैपिटल कितनी बची 600। एक ही कैपिटल 100 थी, उसको कुछ भी, एक ही कैपिटल 200 थी जिसको अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, तो इसकी कैपिटल अभी कितनी है 200 है। 300 में से 36 का पेमेंट हो गया, तो 300 में से 36 का पेमेंट हो गया तो 300 माइनस 36 कर लो तो इसकी कैपिटल बच गई 264। और 200 में से क्या हुआ
64 का पेमेंट हो गया, तो इसकी कैपिटल बच गई, सॉरी इसकी कैपिटल बच रही है 136 प्लस 264 प्लस 200 600। ओके, अब देखो मेरे एग्जाम्पल में नेक्स्ट रियलाइजेशन 200 का है। अब देखो कैपिटल अनपेड कितनी है 600 एंड अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर इज ओनली 200। तो यहां पे सीधा फंडा है, 600 में से 200 का पेमेंट करवाना है तो 400 माइनस कर दो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लॉस कितना है, 600 की कैपिटल है एंड अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स 200, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 400। और इस 400 को क्या करना है 2:1 में डिवाइड करना है, जो इनका पीएसआर है। डेफिशिएंसी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैक्सिमम लॉस पीएसआर में, तो इसको डिवाइड बाय आप 5 करोगे तो 80 आएगा। तो इसके हिस्से में आ रहा है 160 का लॉस, इसके हिस्से में 160 और इसका शेयर आ रहा है 80। और फाइनली अगर किसी भी पार्टनर के कॉलम में डेफिशिएंसी आती है तो वो डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती है, नहीं आती है तो बस फाइनली ये पेमेंट हो जाएगा। तो 200 में से इसको पेमेंट होगा 40, ठीक है, और इसको पेमेंट कितना आ रहा है 56, और 264 में से 160 माइनस कर दो 104, तो 104 प्लस 56 प्लस 40, मतलब नेक्स्ट जो 200 है उसमें से ए को 40 मिलेगा, बी को 104 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा 56 का पेमेंट मिलेगा। दिस स्टेटमेंट विल कंटिन्यू फॉर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन कैलकुलेट बैलेंस, तो 600 में से 200 का पेमेंट हो गया तो अब बैलेंस कितना बचा 400। 200 में से 40 पेमेंट हुआ तो 160 बच गया, और 264 में से 104 का पेमेंट हुआ तो शायद 160 ही बच रहा है, और 136 में से 56 का पेमेंट हुआ तो 80 बचा। अब जो समझदार है सोचो, इनकी कैपिटल जो अनपेड है वो पीएसआर में आ गई 221 में। और अगर मान लो लास्ट रियलाइजेशन 200 है, अब देखो कैपिटल कितनी है 400 और अमाउंट अवेलेबल कितना है 200 है, तो आप इसमें से क्या करो मैक्सिमम लॉस माइनस कर दो। तो 400 में से 200 का अमाउंट अवेलेबल है, तो 200 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जिसको 2:1 में डिवाइड करें, 2:1 में डिवाइड करोगे तो 80 और 40, और फाइनली जो तुम्हारा पेमेंट है 200 का, उसमें से 80 इसको मिलेगा, 80 इसको मिलेगा और 40 मिलेगा, और बैलेंस जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अनपेड कैपिटल, जो किसके बराबर होता है रियलाइजेशन लॉस के बराबर। 400 में से इनको माइनस कर दो तो 200 का रियलाइजेशन लॉस है, और इनकी जो अनपेड कैपिटल है 160 में से 80 पेमेंट हुआ, मतलब 80 अनपेड है, इसकी भी 80 अनपेड है और इसकी 40 अनपेड है, और ये 2:1 में है। ये मैक्सिमम लॉस मेथड है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि हर रियलाइजेशन लास्ट रियलाइजेशन है, तो जितनी कैपिटल है पार्टनर्स की उसमें से अवेलेबल अमाउंट माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो मैक्सिमम लॉस है। तो पार्टनर्स में मैक्सिमम लॉस को क्या करना है पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर किसी पार्टनर की कैपिटल में अगर डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे उनकी कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक कि सबका अमाउंट पॉजिटिव या निल नहीं आ जाए, ठीक है। तो देखो यहां स्टेप वाइज बात कर सकते हैं, तो जो पढ़ा हुआ है जिन्होंने तो उनको ये रिकॉल हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एवरी रियलाइजेशन इज लास्ट रियलाइजेशन। हर रियलाइजेशन क्या है लास्ट रियलाइजेशन है। यूज फॉलोइंग स्टेप्स, फाइंड आउट अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, ठीक है। तो रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स ले लो, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज पार्टनर्स लोन का पेमेंट कर दो। तो इतना रियलाइजेशन क्लब करना है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज और पार्टनर्स लोन का पेमेंट हो जाए। फिर कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें से अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स माइनस कर दो। फिर क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम लॉस बिटवीन पार्टनर इन पीएसआर, मैक्सिमम लॉस को पार्टनर्स में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर किसी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लॉस डेफिशिएंसी इफ एनी will be shared by remaining partner in their capital ratio, ठीक है। नाउ
बैलेंस विल रिप्रेजेंट पेमेंट टू पार्टनर, और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा हर एक रियलाइजेशन के लिए। तो बेटा ये एक जस्ट फास्ट रिवीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल। तो क्वेश्चन हालांकि स्पेसिफाई कर देता है कि अपने को मैक्सिमम लॉस मेथड लेना है या सरप्लस कैपिटल मेथड लेना है। तो सरप्लस कैपिटल मेथड जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक सरप्लस कैपिटल जिससे पता चलता है कि किसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है, और फिर उसके बाद हम लोग उसके बेस पे क्या बनाते हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ में आया? तो होप जिनका पढ़ा हुआ है उनको एक फास्ट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है। होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।